नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चौथे पेपर की दूसरी इकाई के प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने आप सभी के लिए सिलेक्ट किए हैं। ध्यान से इन्हें देखिए, पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। और पेपर आपका कैसा गया पिछला, जरूर बताइए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, एक प्रभावी विद्यालय को परिभाषित कीजिए। विद्यालय की स्थापना का मुख्य ध्येय बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसीलिए विद्यालय का उद्देश्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सक्रिय योग प्रदान करना चाहिए, जिससे कि विद्यालय एक प्रभावी विद्यालय बन सके। ऐसे कारक जो विद्यालय सुधार के लिए अपनाए जाते हैं, वे ही विद्यालय को प्रभावी बनाने में योगदान देते हैं। कहा जा सकता है कि प्रभाविकता का संबंध यहाँ विद्यालय सुधार से है। ऐसे विद्यालय जो अपने विद्यार्थियों को सीखने और उनके विकास में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, प्रभावी विद्यालय की श्रेणी में आते हैं। 15 नंबर के प्रश्न इस इकाई से आपके आएंगे, ध्यान से देखिए। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय की स्थापना करता है। विद्यालय मानव जाति की अनुपम उपलब्धियों को संजोकर रखता है तथा उन्हें भावी संतति को विरासत के रूप में प्रदान करता है। इस प्रकार प्रभावी विद्यालय का उद्देश्य बालकों को इस प्रकार से शिक्षित करना है कि वे समाज के आदर्शों, मान्यताओं, विश्वासों एवं मूल्यों की रक्षा कर सकें। कुछ विद्वानों का मत है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, जिससे समाज की क्रियाएं, विचारधाराएं, आवश्यकताएं एवं संस्कृति आदि अपने सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित होती है। विद्यालय इस प्रकार का होना चाहिए कि वह सामाजिक जीवन का ऐसा केंद्र बन सके जहां विद्यालय को सामाजिक जीवन का वास्तविक एवं उपयोगी प्रशिक्षण मिल सके, तभी विद्यालय प्रभावी विद्यालय कहलाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संप्रेषण क्या है। संप्रेषण कम्युनिकेशन लैटिन भाषा शब्द के कम्युनिस से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेना व देना या आपस में बांटना। हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों, भावों, तर्कों या कौशलों को बांटते हैं। इस प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। शिक्षक प्रतिदिन कई प्रकार के संप्रेषण करता है, अपने साथियों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ तथा कक्ष में विद्यार्थियों के साथ। वास्तव में जब कोई सूचना किसी स्रोत से निकलकर प्राप्तकर्ता या ग्राहक तक पहुंचती है तो उसे संप्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। कोई भी संप्रेषण प्रभावशाली कब बनता है। संप्रेषण के 5 आधारभूत तत्व हैं जिनके बिना संप्रेषण अधूरा रहता है। प्रारंभकर्ता, प्राप्तकर्ता, माध्यम, संदेश, प्रभाव। एक अच्छे संप्रेषण में 5 तत्वों का होना आवश्यक है। बिना प्रभाव के संप्रेषण व्यर्थ है। संप्रेषण को दूसरी तरह से भी समझते हैं, लिखना व बोलना, संकेतों का संश्लेषण या एनकोडिंग है। पढ़ना और सुनना संकेतों का विश्लेषण या डिकोडिंग है। इन दोनों के स्वर जब समान होते हैं तो संप्रेषण प्रभावी बनता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय शैक्षिक व्यवस्था में समावेशन को स्पष्ट कीजिए या समावेशी शिक्षा की अवधारणा समझाइए। ये आपने 3rd पेपर में भी पढ़ी होगी। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिस्थितिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना। कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, HIV संक्रमित तथा ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम बच्चे। विद्यालय शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यंत विकास करने के लिए विद्यालय में सुरक्षा, आवास, शौचालय तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वे बच्चों की उन्नति एवं अवनति के बारे में उन्हें बता सकें। जहां तक संभव हो प्राथमिक शिक्षा सर्वत्र सुलभ कराना होगा। जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करना होगा। भाषागत समस्याओं को ध्यान में रखकर तदजनित समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करने का प्रयास करना होगा। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तरफ अग्रसर होना होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समावेशी बालकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों के गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। समावेशी बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र होता है। समावेशी बालकों को समझने की शक्ति अन्य बालकों से भिन्न होती है। एक समावेशी बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा को एक उपागम के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्रों के अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को जाकर उन्हें पूर्ण कराने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का संबंध अधिगम स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया से है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उन बालकों की शिक्षा को भी स्थान दिया जाता है जिन्हें समाज द्वारा बहिष्कृत तथा शिक्षा के अयोग्य समझा जाता है। इस प्रकार के बालक शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत होते हैं। समावेशित शिक्षा द्वारा इनको शैक्षिक विकास की धारा से संबद्ध किया जाता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था में समुदाय, प्रशासन, अभिभावक, शिक्षक एवं नीति निर्माणकर्ताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है, जिससे छात्रों
को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगला प्रश्न है, समावेशी बालकों के अवसरों के बारे में लिखिए। समावेशी बालकों हेतु अवसर। समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय से संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। समावेशी बालकों की योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। अपंग बालकों को भी बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। एक दृष्टि बाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बालकों को जहां तक संभव हो सके सामान्य बालकों में ही शिक्षा दी जाए। भावनात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों के शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित हैं। समावेशी तथा सामान्य बालकों को एक ही कक्षा में प्रवेश, आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश, शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, विकृत बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना, समान पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना, पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारण। अगला प्रश्न है, शाला संगठन के उद्देश्य लिखिए। शाला संगठन के उद्देश्य। शाला संगठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शाला संगठन के उद्देश्य शाला के विकास हेतु सरकारी नियमों का पालन करना, कार्य प्रणाली को उच्च स्तर का बनाना, लोकतांत्रिक रूप से शाला के विकास के लिए कार्य करना, शिक्षकों के विभिन्न कौशलों के विकास के लिए समय समय पर विभिन्न शालाओं द्वारा आयोजित संस्थाओं द्वारा आयोजित सेमिनार का आयोजन करना, शिक्षण सामग्रियों तथा सामाजिक स्रोत का बेहतर तरीके से उपयोग करना, सामाजिक रूप से शाला के विकास के कार्यों का आयोजन करना। इसके बाद ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं इसके उद्देश्य तथा विशेषताओं को विस्तार पूर्वक समझाइए। समावेशी शिक्षा का अर्थ लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 देखें, या फिर समावेशी शिक्षा का जो अर्थ है वो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। इसके बाद इसके हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, जैसे देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा द्वारा मानवीय संस्थाओं का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। शारीरिक असक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। शारीरिक विकृत बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व ही उसे रोकने के उपाय तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना। शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करवाना। शारीरिक बालकों की समस्याएं लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 24, ये भी मैंने अभी आपको करवाई हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संप्रेषण का अर्थ बताते हुए इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों को समझाइए। संप्रेषण की परिभाषा व्यापक है, इसे कुछ शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। यहाँ हम इसके अर्थ पर समझ बनाएंगे। संप्रेषण के संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि यहाँ दो घटक महत्वपूर्ण होते हैं, प्रेषक और दूसरा प्राप्तकर्ता, यानी कि एक भेजने वाला, दूसरा प्राप्त करने वाला। वास्तव में संप्रेषण का अर्थ है संदेशों, विचारों या अभिवृत्तियों में इस प्रकार सहभागी होना जिससे प्रेषण और प्राप्तकर्ता के बीच समझ का निर्माण हो सके। दैनिक जीवन में हम संप्रेषण का अर्थ व्यक्तियों में संदेश प्रेषित करने के प्रयास से लगाते हैं। संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्ति अवश्य रूप से शामिल होते हैं, एक प्रेषक, दूसरा प्राप्तकर्ता। प्रभावी संप्रेषण में जहां सुनने की योग्यता जरूरी है, वहीं बोलने के अलावा अन्य प्रकार के प्रेषण की दक्षता भी उतनी ही जरूरी होती है। संप्रेषण का अंतिम परिणाम अवबोध और अनुक्रिया प्राप्त करना होता है। संप्रेषण प्रक्रिया के चरण। प्रेषक, स्रोत या प्रेषक संदेश का जन्मदाता होता है, इसे संप्रेषक भी कहते हैं। यह कोई व्यक्ति ही हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है। किसी ज्ञापन, समाचार पत्र, व्यावसायिक जर्नल अथवा किसी संगठन का मुखिया पद के द्वारा भी संप्रेषक का कार्य किया जा सकता है। संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि संदेश को प्राप्त करने वाला संदेश प्रेषित वाली इकाइयों को कितना प्रामाणिक मानता है। स्रोत या प्रेषक के द्वारा संदेश प्रसारित करने के कई तरीके होते हैं, यहाँ हम कुछ पर बात करेंगे। विचार। प्रेषक संप्रेषण के लिए विचार तथा तथ्य को चुनता है। विचार या तथ्य संदेश की विषय वस्तु होती है। वास्तव में स्रोत जो कुछ कहना चाहता है विषय वस्तु से कहने के लिए सामग्री होती है। यहाँ विचार ही विषय वस्तु को गढ़ने का काम करते हैं। इसके बाद संकेतन। यह स्रोत प्रेषक जब अपने विचार प्राप्तकर्ता तक भेजता है तो कई बार वह अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विचारों को प्रतीक, शब्दों तथा चित्रों में व्यवस्थित करके प्राप्तकर्ता तक पहुँचाता है। इससे प्रेषण इस प्रकार की प्रक्रिया या माध्यम को चुनता है जिससे उसकी बात प्राप्तकर्ता तक सही या ठीक प्रकार से पहुंच पाए।
उदाहरण के लिए पहले तार भेजे जाते थे जिसमें कार्यालय ज्ञापन से भिन्न शब्दावली आमने सामने की जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली शब्दावली से भिन्न होती थी। दूसरा उदाहरण, आजकल फेसबुक आदि में सूचना या मैसेज भेजने के लिए हम कई बार शब्दों के स्थान पर चित्रों का उपयोग करते हैं। शब्दों को भी सामान्य से अलग प्रकार से लिखने का चलन आज बहुतायत में है। अवधारणात्मक कारक, प्रेषक व्यक्ति विशेष की मनोवैज्ञानिक स्थितियों से भी संकेतन प्रक्रिया सीमित हो जाती है। संप्रेषण कौशल अन्य कई विशेषताओं पर भी आश्रित होता है। कौशल विषय का ज्ञान, अभिवृत्तियों, मूल्यों, रुचियों तथा अभिप्रेरण आवश्यकता जैसे कारकों के साथ कई बार उस समय की मानसिक स्थितियां भी संकेतन और संदेश की गुणवत्ता को सीमित करते हैं या प्रभावित करते हैं। प्रेषण कोडित संदेश को संकेत में बदल देता है और इसको प्रणाली में नियोजित या प्लान कर देता है। संदेश वह विचार है जिसे कोई व्यक्ति चाहे गए प्राप्तकर्ता तक संप्रेषित करने की आशा रखता है। माध्यम संदेश का वाहक होता है। विषय वस्तु का संप्रेषण प्रत्यक्ष आमने सामने बातचीत की तरह शाब्दिक मौखिक माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, रेडियो या दूरदर्शन इससे किया जा सकता है। इसी प्रकार माध्यम ज्ञापन पत्र, इलेक्ट्रॉनिक और समाचार पत्रों की तरह शाब्दिक लिखित भी हो सकता है। संप्रेषण अशाब्दिक माध्यमों जैसे शरीर की मात्रा या भाव भंगिमा द्वारा भी किया जा सकता है। प्रतीकात्मक रूप से हमारे आसपास की वस्तुओं जैसे कार्यालयीन साज सामान आदि के द्वारा भी किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता में भी आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं। प्राप्तकर्ता द्वारा संवेदी अंगों जैसे आँख, कान के द्वारा प्रणाली से भौतिक उद्दीपन लिया जाता है। प्राप्तकर्ता संदेश को अर्थ प्रदान करता है। श्रोता या प्राप्तकर्ता का प्रभावी तथा क्रियाशील होने पर अर्थ अच्छी तरह समझ लिया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता क्रियाशील नहीं होता तो संदेश व्यर्थ चला जाता है। प्रेषक की तरह कोई भी प्राप्तकर्ता अपनी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं अथवा अवधारणात्मक कारकों को पूरी तरह से उपेक्षा नहीं कर सकता। इसी के साथ ही ये सारे प्रश्न आपके पूरे होते हैं। मिलते हैं अगले इकाई के प्रश्नों में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।